Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis, and today is a second lecture of B planning. My idea is that we have at least 5 to 6 classes in a week, in which we are going to work on two lecture of the general knowledge, two maybe for the current affair and two for the planning. So हम लोग ऐसे alternate डेज पर ये काम करते रहेंगे. बाकी ऐसा नहीं है कि जो बी प्लानिंग वालों के लिए है वो सिर्फ आर्क बी प्लानिंग वालों के लिए होगा. नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस. This is the kind of the information which can be asked in आर्किटेक्चर एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, और टेलीग्राम का चैनल है. कोई भी चीज़ अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी. काफ़ी इजी है, डाउनलोड कर लेना. कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है चैनल ढूंढने में, इसका बहुत इजी है. आप टेलीग्राम जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए. लैपटॉप तक के लिए आता है इसके ऐप, तो आप उसको सर्च करेंगे, आर्क जेनेसिस मिल जाएगा आपको. बाकी लिंक मैंने दे दिया है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. पहला क्वेश्चन है, नॉट द फर्स्ट बट इट्स 11, क्योंकि 10 हम क्वेश्चन कर चुके हैं. आज के 10 क्वेश्चन और करते हैं. एक क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ डबल ए डी टी की फुल फॉर्म क्या होती है. देखो, इसको बोला जाता है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक. ठीक है, इसको बोलते हैं एब्रिविएटेड की तरह किया जाता है इसको, डबल ए डी टी इज अ मेजर यूज प्राइमरली इन द ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, transportation engineering and retail location selection. Traditionally it is a total volume of the vehicle of the highway or road of year divided by 365 days. देखो क्या होता है, मान लीजिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है. यहाँ पर आप मान लीजिए को ट्रैफिक के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कितने लोग मूव कर रहे हैं, कितने जो आपका ट्रैफिक है कैसे मूव करता है. और आप डेली का निकालना चाहें या फिर आप पूरे साल का निकाल लेते हैं, कितनी गाड़ियाँ से मूव करी, उसको 365 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल कम ऑन द एवरेज. ठीक है, तो ये ओची बता रहा है. सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ गैडिस ट्रायड प्रोग्राम. जो गैडिस का ट्रायड प्रोग्राम है उसमें क्या चीज़ नहीं है. तो ट्रायड का मतलब होता है 3 चीज़ होंगी, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक चीज़ हटानी है. क्या है, देखो. एक, अकॉर्डिंग टू गैडिस, मैंने बताया था ना, काफ़ी ज़्यादा हम इनके बारे में पढ़ेंगे अभी कमिंग लेक्चर्स के अंदर. तो उसके अंदर उन्होंने एक ट्रायल दिया था जिसके अंदर बताया था कि किसी भी ऑफिस को, जहाँ पर अगर हम बात करें, देखो हम लोगों को एक बेसिक नेसेसिटी होती है, शेल्टर इज़ ए वेरी बेसिक नेसेसिटी, राइट. तो उनका मानना ये था कि शेल्टर के साथ साथ वहाँ पर जो, अगर हम बात करें, ये प्लेस है, इसको हम शेल्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, वी कैन टेल शेल्टर. तो शेल्टर के साथ साथ वहाँ पर उसका काम करने का भी जगह होनी चाहिए, और वहाँ पर उसकी एक कस्टम या कल्चर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, वो क्या होते हैं, वो इंडिया में रहते हैं एंड दे शिफ्टेड टू कनाडा. कनाडा के अंदर भी बहुत बड़ा एरिया है, तो कुछ काफ़ी ठंडे एरिया हैं, काफ़ी कोल्ड रीजन है, वहाँ पर उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है जो उनको इंडिया में मिलता है. और क्या होता है, विंटर्स में स्नोफॉल होती है, ग्रे कलर का स्काई होता है, एंड दे वेंट इनटू लाइक डिप्रेशन. उनको ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं करने के लिए. तो उनका मतलब यही है, अगर बाई चांस आप सपोज कीजिए आप किसी सिटी में रहते हैं और आपको दूसरा सिटी चेंज करना है, जैसा आपको नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं वो दिल्ली में आते हैं, या फिर हम लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है ना, कल्चर होना बहुत ज़रूरी है. तो उनका मानना था कि जहाँ पर भी एक आर्किटेक्चर प्लानिंग के अंदर उसका शेल्टर के साथ साथ वहाँ पर काम करने का होना भी ज़रूरी है, जहाँ पर वो काम कर सके, और वहाँ का जो कस्टम है, कल्चर है, वो भी रहे. वहाँ पर अगर जिन जिन तीनों का जो ट्रांसेक्शन बनेगा, वहाँ पर ही सबसे अच्छी तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट लोकेशन निकल कर आती हैं. सो उनका मतलब यही था, ऑर्गेनिज्म फंक्शन एनवायरनमेंट. ही एम्फेसाइज दैट पीपल डू नॉट सिंपली नीड शेल्टर बट ऑल्सो फूड एंड वर्क, द रिक्रिएशन एंड सोशल लाइफ. होता ही है, आप कितने पैसे कमा लीजिए, आपको कोई शेयर करने वाला नहीं है. अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पैसे तो हैं, कुछ लोग होते हैं, जैसे आप कहीं पर रह रहे हैं, वहाँ पर पैसे हैं लेकिन देर इज़ नो वन टू टॉक टू यू, या आपको वहाँ कल्चर पसंद नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए रहने के लिए नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू गेटिस टाइव, 3 थिंग्स इज नेसेसरी, फॉर पैलेस, प्लेस एंड वर्क. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर प्लेस एंड वर्क. लैंड पॉज, तो सही ऑप्शन क्या होगा, लैंड, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. क्लियर है. सो और भी दिया गया है इनके, पैट्रिक गैटिस एक्सप्लेन एन ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप टू इट्स इन्वायरमेंट. देखो, इनका एक बुक आई थी सिटीज इन इवोल्यूशन, उनमें साफ साफ लिखा था, द इन्वायरमेंट एक्ट थ्रू फंक्शन अपॉन द ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्सली द ऑर्गेनिज्म एक्ट थ्रू फंक्शन अपॉन द इन्वायरमेंट. ये बहुत बड़ी लाइन है. इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, इनका मानना ये है कि देखो, ये हम लोग हैं, और ये मान लीजिए जो भी इससे इंटरेक्ट करते हैं हम लोग, वो इन्वायरमेंट है.
जैसे आप रहते हैं तो आप जिस जगह रहते हैं वो आपका इन्वायरमेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट में क्या क्या हो सकता है, उसका लैंडस्केप क्या है, वहाँ की आर्किटेक्चर किस तरह का है, वहाँ की मार्केट, शॉपिंग, कल्चर, जो भी चीज़ आती है वो आपका इन्वायरमेंट होता है जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिटी इन इवोल्यूशन, ये बुक लिखी थी उनके, ये वाला लाइन पढ़ ली उन्होंने। इसका मतलब क्या है कि जो इन्वायरमेंट होता है वो फंक्शन काम करता है ऑन अ ह्यूमन, मतलब जो आप इन्वायरमेंट है उसका इम्पैक्ट होता है हमारे एज अ सोसाइटी के ऊपर या एज अ इंडिविजुअल के ऊपर। सेम चीज़ जो एक इंडिविजुअल होता है उसका भी इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर हम इसको पढ़ना चाहें, अगर आप मान लीजिए छोटे शहर से हैं, आप कोई बड़े शहर में आते हैं तो वहाँ की नाइट लाइफ ज़्यादा होती है, तो क्या होता है जो वहाँ का इन्वायरमेंट है आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जो आप आते हैं तो वहाँ से कुछ कल्चर लेकर नहीं आते हैं। तो अगर मान लीजिए आप एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, आप अगर बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली में शिफ्ट होते हैं तो आपके थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होगा, आपका भी, आपकी भी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। पर कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि जब आप कहीं जाते हैं अगर किसी, तो आपका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है या फिर आप कस्टम्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप गांव से आए हुए हैं और आपका यहाँ पर कुछ, मान लीजिए कोई ऐसा फेस्टिवल है जो काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप वहाँ पर जाते हैं उसको भी कंटिन्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी सोसाइटी होगी वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से इम्पैक्ट होती है। तो मतलब वही है, द इन्वायरमेंट एक्ट्स थ्रू फंक्शन अपॉन द ऑर्गेनिज्म, कि जो इन्वायरमेंट होता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल के ऊपर एक्ट करता है, फंक्शन करता है। सेम चीज़ ली जो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी इन्वायरमेंट के ऊपर काम करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान इज सैंक्शनड बाय विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट? डीडीपी, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा, क्या है फुल फॉर्म इसकी? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह हर तरह की जगह मिल जाता है, अगर आप नाम लगा दीजिए XDA तो इसका नाम कुछ भी आ जाएगा, बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरह से होते हैं। तो किसके अंडर आते हैं? देखो नॉर्मली क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो किस तरह का है। हमारे यहाँ पर क्या होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है। यूनियन गवर्नमेंट वो डील करती है जो हमारे एज अ कंट्री जरूरी है, जैसे डिफेंस, आर्मी, कम्युनिकेशन। हमारा एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन कैसा होगा, जैसे इंडिया और चाइना के अंदर गलवान वैली में क्लैशेज चल रहे हैं, तो उसका इंडिया का कैसे रिएक्शन करता है। इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो उसके बारे में ये बात करते हैं। इसमें कोई राज्य सरकारों का कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो सबसे ऊपर आता है यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे आता है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे आता है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज। जो रूरल एरिया होता है वहाँ पंचायत होती हैं, और जो अर्बन एरिया होता है वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। तो जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो डील करती है ऐसे एक्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर जो एज अ कंट्री इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे बताया, डिफेंस है, आर्मी है, कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, बैंकिंग है, ये सब चीज़ें काम करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास वो चीज़ होती है जो एक एज अ स्टेट हमें इम्पैक्ट डालती है। अगर आप मान लीजिए यूपी के रहने वाले हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, कि वहाँ पर जो भी रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे वो एग्रीकल्चर जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेम चीज़ है, क्यों? क्योंकि सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। यूपी के अंदर क्राइम ज़्यादा है तो वहाँ पर उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। सिक्किम में जाएंगे वहाँ क्राइम नहीं है। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी के अंदर एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर हम गोवा की बात करें वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें डाल दी जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो सेम चीज़ आती है, ड्राफ्ट डेवलपमेंट जो प्लान होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, अपने हिसाब से बनाएंगी, और वो बनाती हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के साथ बात करके। ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, इसको पढ़ लेना क्या काम होता है उसका, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का, प्लान का, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिकली एज वेल सोशल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस म्यूनसिपल एरियाज। तो म्यूनसिपैलिटीज मतलब एक उसके अंदर बात आती है, एक रो अर्बन एरिया के बारे में बात कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिनिमम हाइट ऑफ हैबिटेबल रूम एज पर एनबीसी शुड बी। एनबीसी मतलब क्या होता है? नेशनल बिल्डिंग कोड। तो ये बताता है कि आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो कुछ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ही करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं, अगर नहीं करेंगे तो डेवलपर के पास तो ये मान लीजिए एरिया है, वो ऊपर ही ज़्यादा चला जाएगा, उसको वर्टिकली कर देगा, वो इतना बड़ा एरिया निकाल देगा आपके लिए, ना तो वेंटिलेशन रहेगी ना ही आपके लैंडस्केप रहेगा। एक एज अ वेल डेवलपमेंट के हिसाब से जो एक होता है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट एक चाहिए, वो आपको नहीं देंगे।
तो इसलिए एनबीसी बनाई जाती है, नेशनल बिल्डिंग कोड। उसमें सब कुछ लिखा होता है। अब मान लीजिए कि उसने हमारा जो नॉर्मल होता है 3 मीटर की हाइट लेकर चलते हैं, उस बंदे ने आपको 2.5 मीटर या उससे भी कम कम कर दी है, तो कहने के लिए हैबिटेबल रूम तो हो गया, लेकिन वो सही नहीं है। आप फैन लगाएंगे उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि सबसे जो मिनिमम हाइट है, अगर कोई हैबिटेबल रूम का मतलब होता है जहाँ पर आदमी रुक सकते हैं, तो उसका जो मिनिमम हाइट कितनी होगी। वैसे मैंने लेक्चर कवर किया हुआ है, आप चाहे तो सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो हैबिटेबल रूम का मतलब क्या होता है, अ रूम और एनक्लोज्ड फ्लोर स्पेस वेयर ड्वेलिंग यूनिट्स यूज्ड और डिजाइन टू बी यूज्ड फॉर लिविंग, स्लीपिंग, कुकिंग, ईटिंग पर्पज के लिए। तो यहाँ पर ये होता है द एरिया ऑफ हैबिटेबल रूम शुड नॉट बी लेस देन 9.5 मीटर स्क्वायर। तो सबसे कम अगर आप कोई रूम बनाते हैं जहाँ पर आप रुकने के लिए के बनाते हैं किसी के लिए, तो उसका जो एरिया होना चाहिए इट हैज़ टू बी 9.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उससे कम नहीं चलेगा, इतना चाहिए। अगर आप 2 रूम बनाते हैं, इफ देर आर 2 रूम्स, वन शुड बी नॉट लेस देन 9.5 मीटर स्क्वायर। एक तो कम से कम होना चाहिए 9.5 स्क्वायर मीटर का, और दूसरा जो हो थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन वो भी 7.5 मीटर स्क्वायर से कम का नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर जो विड्थ होगी, कम से जो विड्थ का मतलब छोटी जो डायमेंशन होती है वो 2.4 रहे। नहीं तो लोग क्या करेंगे, लोग ऐसे बना देंगे कि हमारा तो 9.5 मीटर स्क्वायर का तो एरिया कवर हो गया। तो ये बोला नहीं भाई साहब, यहाँ पर आपकी एक जो डायमेंशन होनी चाहिए 2.4 मीटर तो होने ही चाहिए, सो दैट कि एक सही तरीके का रूम आपके सामने आ सके। ठीक है, जो हाइट की बात करते हैं वो हाइट होती है 2.75 मीटर। ठीक है, तो कम से कम जो हाइट आपको देनी है इट हैज़ टू बी 2.75 मीटर स्क्वायर एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रेडिशनल हाउस इन कर्नाटका आर नोन एज। देखो, ट्रेडिशनल हाउस का मतलब क्या होता है कि कुछ कोई भी आर्किटेक्चर होता है ना, उसके ऊपर कई सारी चीज़ इंपैक्ट डालती हैं। सोसाइटी डालती है, इन्वायरमेंट डालता है, रॉ मटेरियल डालता है, वहाँ क्लाइमेट डालता है, सेम चीज़ होती है, उसे कस्टम भी डालता है। अगर आप किसी मुस्लिम रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मुस्लिम आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। सेम चीज़ अगर आप हिंदू रीजन में ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पर आपको टेम्पल्स ये सब चीज़ देखने को मिलेंगी। सेम चीज़ अलग अलग रिलीजन के लिए, ये अलग अलग कल्चर के लिए। तो कर्नाटका के अंदर भी अलग अलग चीज़ बनाई जाती है। वहाँ का जो लोकल कल्चर है उसको क्या बोला जाता है, जो उनकी टेक्निक है उनको क्या बोलते हैं। तो एक बार हम सबको पढ़ लेते हैं कि इन सब के हिसाब से क्या क्या चीज़ें। देखो, अगर आप बात करेंगे राजस्थान में क्या होती हैं, हवेली होती हैं। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर इस तरह से जैसलमेर की हवेली, आप सर्च करेंगे हवेली इन राजस्थान, यू विल गेट सो मेनी फोटोग्राफ्स एंड दिस इज द बेस्ट वे। ये मत सोचो क्वेश्चन हमें सारे कवर करने हैं। ये देखो जो क्वेश्चन आया हम सच में इतना समझ पाए या नहीं समझ पाए। ऑप्शन सही निकालना नहीं है हमारा आज का ऑप्शन। हमारा ये है कि एटलीस्ट 4 ऑप्शन है, कल हो सकता है इनके ऊपर पूछ ले क्वेश्चन। तो आपको गूगल पर जाकर देखो, पिक्चोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा है लॉन्ग टर्म के लिए, एक हमारी याद रहती है। तो इसीलिए जब भी कोई देखो रट्टा नहीं मारना है, जाओ नेट पर है, फ़ोन पर देखो, सर्च कर लो हवेली। तो जो हवेली है वो राजस्थान में देखने को ऐसी मिलेगी। गुजरात के अंदर बोलते हैं पॉल्स बोलते हैं। तो अगर आप ये देखें गुजरात आर्किटेक्चर का ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं नेलुकेटू। तो ये इस तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो उसका मतलब क्या हो गया, अगर आराज जो होते हैं वो कर्नाटका का लोकल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट प्लानर एंड डेवलपर ऑफ ग्रिड आयरन पैटर्न कंसेप्ट बाय। तो ग्रिड आयरन का मतलब क्या होता है कि आप ग्रिड में जो बनाओ, ग्रिड में बनाइए, आपको भी प्लानिंग बनाना चाहिए। वो काफ़ी सस्टेनेबल होती है, अर्थक्वेक प्रूफ मानी जाती है। तो ये जो बोला जाता है ग्रिड आयरन पैटर्न जो है, मतलब अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस तरह से बनानी है, ग्रिड के अंदर बनानी है। जैसे चंडीगढ़ डिज़ाइन किया गया है, जयपुर डिज़ाइन किया गया है। इवन मुझे लगता है कि आज की डेट के अंदर जितनी भी नई सोसाइटी बन रही हैं उसका 99% तो ग्रिड आयरन पैटर्न पर ही बन रहा है। हो सकता है आपका कोई छोटा गांव हो, गांव नहीं कह सकते, छोटा टाउन हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हैफेजेड ग्रोथ है, कहीं ऐसा बनाया हुआ है, कुछ भी कहीं से गली मोहल्ले निकल रहे हैं। लेकिन अब एक चीज़ नोटिस करना, जो उसके अब कॉलोनीज कट रही हैं, जो बाहर से डेवलपर टाउनशिप बनाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं तो ग्रिड आयरन पैटर्न पर ही बनाई जा रही हैं इस तरह से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। तो कौन थे हिप्पोपोटामस ऑफ ग्रीस, मिलिटस, लुइस मम्फोर्ड या पैट्रिक गैडिस। तो उसका सही ऑप्शन क्या है, हिप्पोपोटामस ऑफ मिलिटस। तो यहाँ पर इनको बोला जाता है द फादर ऑफ यूरोपियन अर्बन प्लानिंग, कि जो यूरोपियन अर्बन प्लानिंग है उनके फादर की तरह उनको एक उपाधि दी जाती है। ठीक है, बाकी थोड़ा हम लोग प्रमोशन कर लेते हैं। हमारे जो नाटा की टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च हो चुकी है, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, और इसकी जो फीस है, मटेरियल सब कुछ मिला के आप 28 फरवरी से पहले लेते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी 10,000 कंप्लीट, इंक्लूडिंग योर डिलीवरी चार्जेस, जीएसटी, एवरीथिंग। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हमने रखा हुआ है, लेकिन 28 के बाद फिर एकदम से इसके रेट बढ़ जाएंगे, फिर आपको 15,000 ही पे करने पड़ेंगे। सो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना नाटा के लिए, बीआर के लिए, देन आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप है, ये मेरी मेल आईडी है, और बाकी आप मुझे कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई तो आपको मिल ही जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर बात करते हैं कि ली कॉर्ब्यूजियर कौन है, ली कॉर्ब्यूजियर, इसका आप मुझे फुल नेम बताइए, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ ली कॉर्ब्यूजियर, निक नेम है, तो फुल नेम आपको कमेंट सेक्शन में बताना। देखते हैं कि पिछली बार जो मैंने जो कल वीडियो अपलोड करी थी वहाँ पर काफ़ी लोगों ने उसका कमेंट किया, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोग भी इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे ही ली कॉर्ब्यूजियर का मतलब होता है, ली का मतलब होता है दी, कॉर्बो का मतलब होता है क्रो, तो उसको एक तरह से बहुत ही इंटेलिजेंट की तरह से ट्रीट किया जाता है कि इट इज़ लाइक द ली कॉर्ब्यूजियर, बट व्हाट वाज हर फुल नेम, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है, ये पूछा गया कौन सी कंट्री में उनका जन्म हुआ था, याद रखना यहाँ पर पूछा गया है कहाँ पर उनका जन्म हुआ था। बॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने बर्थ लिया था। इट्स ऑप्शन इज फ्रांस, यूएसए, स्विट्जरलैंड, इंडिया। ये तो पता है इंडिया के नहीं हो सकते हैं, यूएसए के नहीं हो सकते हैं, तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, फ्रांस का या स्विट्जरलैंड का। इसको पढ़ लेते हैं। तो आई थिंक ये आपको पता होगा कौन है, ये स्विस गार्ड है। इसकी बड़ी प्यारी स्टोरी है। वर्ल्ड war II के अंदर जब रोम को लगा था कि उनका जो वेटिकन है ये तोड़ा जा सकता है, तो देन दे आस्क हेल्प फ्रॉम दी स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड ने बोला कि ठीक है हम आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। देखो, आपने कभी चीज़ नोटिस करी है, जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वो मोस्टली स्विट्ज़रलैंड में ही है। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कभी भी बायस नहीं हुआ। उन्होंने क्या करा, अपनी आर्मी दी है, अपनी टेक्नोलॉजी दी है, बट दे नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी वॉर। तो वहाँ पर उसको काफ़ी डिप्लोमेटिकली न्यूट्रल कंट्री माना जाता है। इसीलिए जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे स्विट्ज़रलैंड के। और रिसेंटली न्यूज़ में भी था, क्योंकि जब हम देखो ये कोई माउंटेन है, काफ़ी फोटो में अपना देखा भी होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है, कोरोना वायरस मैटरहॉर्न, इसका नाम क्या है, जो माउंटेन है वहाँ पर हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसको एक लाइट अप किया गया था। और किस लिए किया गया था, क्यों, कोरोना के टाइम की न्यूज़ है ये। सो देख सकते हैं 16 अप्रैल की, लास्ट ईयर की है। तो हमारा जो रेस्पॉन्स रहा है कोविड-19 के लिए, एक तरह से उसको अप्रिशिएट करने के लिए ये स्विट्ज़रलैंड ने किया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, स्विट्ज़रलैंड में उनका बर्थ हुआ था, बाद में उन्होंने फ्रांस की सिटीजनशिप ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिलिट्री टाउन्स ऑफ ग्रीक और नॉन एज या वर नॉन एज, जो ग्रीक के सिविलाइजेशन है वहाँ पर मिलिट्री टाउन्स हुआ करते थे, जहाँ पर मिलिट्री के लिए आर्टिलरी सामान, सोल्जर्स की ट्रेनिंग वगैरह की जाती थी, उन्हें क्या बोला जाता था, स्पार्टा, कास्त्रा, ट्रोजन्स, पोलोस। तो पढ़ लेते हैं। देखो, स्पार्टा जो था इसको हम पार्था बोलते हैं। इट वॉज ए वॉरियर सोसाइटी इन एंशियंट ग्रीक। तो यहाँ पर ग्रीस में क्या बोला था, पार्था। और हम कास्त्रा के बारे में बात करें तो याद रखना ये रोमन कल्चर में हुआ करता था, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ये पूछा जा सकता है। फोर्टिफाइड मिलिट्री कैंप, तो अगर हम बात करें रोमन सिविलाइजेशन के अंदर फोर्टिफाइड मिलिट्री कैंप्स या मिलिट्री के लिए जो भी सिटीज़ बनाए जाते थे, जो प्लानिंग की जाती थी, उसको क्या बोला जाता था, उनको बोलते कास्त्रा, और ग्रीस में बोलते थे पार्था। राइट, तो उसका सही ऑप्शन होगा दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन चीफ आर्किटेक्ट रिलेटेड विद द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ चंडीगढ़। ऐसे पहले चीफ आर्किटेक्ट जो हैं कौन थे जिसने चंडीगढ़ की डिजाइनिंग में पार्टिसिपेट किया था, एम एन शर्मा, के पी शर्मा, राज रेवाल, एम एन श्रीनिवासन। तो इनका सही ऑप्शन क्या है, एम एन शर्मा जी। तो ये देख सकते हैं कुछ साल पहले ही इनकी डेथ हुई है। बाकी इंडियन आर्किटेक्ट है और हाई हेरिटेज एक्टिविस्ट रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट चीफ आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ थ्री मैग्नेट बाई एवेंजर होवर्ड। तो एवेंजर होवर्ड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि उनकी थ्योरी क्या थी। देखो, उनका मानना ये था कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पर वहाँ पर सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। अगर हम बात करें कि आपको सोच रहे हैं आप दिल्ली में रह रहे हैं और आपको ओपन एरिया मिल जाए, बालकनी मिल जाए, आपको पार्क मिल जाए, स्पोर्ट्स ग्राउंड मिल जाए, या फिर आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं। हाँ, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जॉब के, एजुकेशन के लिए ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है अर्बन एरिया में, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो यहाँ बताया है कि जो टाउन एरिया होता है वहाँ पर कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ ही अच्छी होती है, कुछ नुकसान वाली चीज़ होती हैं जो अच्छी नहीं है। ऐसे हम रूरल एरिया के बारे में बात करें, वहाँ पर कुछ ही अच्छी होती है, इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, पोल्यूशन फ्री रहता है, हवा पानी सही होती है, ओपन स्पेस मिल जाता है घूमने फिरने के लिए, कल्चरली एक्टिव होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। तो हम बात करें टाउन के अंदर कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। ऐसे जो कंट्री साइड होती है वहाँ कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। तो उनका ऐसा प्लानिंग थी कि सिटी से थोड़ा सा दूर बनाया जाए, जहाँ पर टाउन का और कंट्री के दोनों कल्चर हों, उसको बोला गया
3 मैग्नेट्स। तो उनका मानना था कि जो बेस्ट आपको कंडीशन मिलेगी एक सोसाइटी के लिए या फिर एक प्लानिंग के लिए, वो आपको यहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर कुछ टाउन के भी पॉजिटिव्स होंगे और कुछ कंट्री साइड के भी पॉजिटिव्स निकल के आएंगे। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक फैक्ट याद रख लेना, गार्डन सिटी मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और पहला जो गार्डन सिटी था उसको मैं पढ़ाऊंगा इन फ्यूचर, उसको जब कोई क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। लेकिन जो लेकवर्थ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना, अलग अलग क्वेश्चन मैंने देखा है। लेकवर्थ वाज द फर्स्ट गार्डन सिटी। तो उसके अंदर इवेंजन जो थे उनका जो आइडिया था उसे फॉर्मुलेट करते हुए जो पहला सिटी बना था वो लेकवर्थ बना था। ये करीब 40,000 लोगों के लिए हैं, जहाँ तक आई थिंक 41,000 के आसपास लोगों के लिए। जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको लेकवर्थ के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपसे। ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा है आप उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइए, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग वीडियो इसके चीज़ के ऊपर बनाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सी यू अगेन।